कुछ ठीक है ना? तो अपना स्टार्ट करें क्लास आज की। एक बार मुझे प्लीज थम्स अप दिखा दीजिए कि अगर आपका साउंड वगैरह सब ठीक है तो। मैम कल आपने यूट्यूब पे कोका कोला वाला वीडियो बनाया था, मैंने देखा था। हाँ बिल्कुल, वो बहुत अच्छा वीडियो बनाया, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है मैंने। आप यूट्यूब पर जो मेरे रेगुलर वीडियोस होते हैं उनको भी फॉलो कर लिया करें, उसे देख लिया करें। टेलीग्राम चैनल है मेरा साइंस बाय काजल सिहाग नाम से, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं डालती हूँ, लिंक डालती हूँ कोई भी यूट्यूब वीडियो वगैरह का ना। चलो ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आओ फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सब कुछ क्लियर है? हम क्या पढ़ रहे थे? हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। और ह्यूमन हार्ट में मैं टेलीग्राम के बारे में लास्ट में आपको बता दूंगी, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है, लास्ट में बता दूंगी, आज की क्लास में अभी नहीं। अभी सिर्फ पढ़ाई करते हैं ना, ये सब बाद में भी हो जाएगा। जो जरूरी है अभी वो है क्लास करना। ओके, नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे ह्यूमन हार्ट के बारे में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था ह्यूमन हार्ट कैसा ऑर्गन है, एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है, एक पंपिंग ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। और ये एक मीजोडर्मल ऑर्गन है, बिकॉज इसमें जो मसल्स होती हैं वो मीजोडर्म लेयर से उनका ओरिजिन होता है, मीजोडर्म लेयर से वो बनती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और किस जीव के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं सब कुछ लिखवा चुकी थी मैं। तो फटाक से मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि जो छिपकलियां होती हैं उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। जल्दी से बताओ कि जो छिपकली होती हैं उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3, बिल्कुल सही। लिजर्ड्स में, स्नेक्स में, फ्रॉग में, इन सब में 3 चैम्बर होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। इस तरीके से बना लेते हैं, आज हमें ये काम आएगी चीज पढ़ने में। और कौन कौन से, तो अभी आप सारे बच्चे मुझे चैम्बर के नाम बता दोगे कि मैम आपने ये बताए थे। इस तरीके से आपका ह्यूमन हार्ट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मांस का टुकड़ा है, ये मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसमें कोई हड्डी वड्डी नहीं होती है, इसलिए बहुत सेंसिटिव होता है। और हार्ट को अगर आप किसी के, इंसान के हार्ट को बाहर निकाल लेते हो तो भी उसको बहुत मुश्किल होता है इसको क्योर करना, इसको बहुत मुश्किल होता है क्योर करना, ठीक है? तो इस तरीके से आपका हार्ट, इस हार्ट में ये सेप्टम मसल थी, कल की क्लास आपको याद होगी, जो हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर देती है, उसको हम सेप्टम मसल कहते हैं। 2 ऊपर वाले ऑरिकल्स आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल्स निलय कहलाते हैं। अब इन दोनों चैम्बर्स के, इन चारों चैम्बर्स के नाम लिख देते हैं। इसको हमने बोला था क्या, सॉरी, लेफ्ट ऑरिकल। इसको हमने क्या बोला था, ये डायरेक्शन कौन सी होती है? लेफ्ट ऑरिकल। हिंदी में क्या याद रखोगे? बायां आलिंद। और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय। और इधर वाला है राइट ऑरिकल, एंड ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। और कल की क्लास में हमने इसके अलावा और क्या चीज पढ़ी थी मैम? हमने पढ़ा था कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 वॉल्व होते हैं। 3 वॉल्व है, इसका मतलब इसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, त्रिकपर्दी कपाट। और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रियल वॉल्व होते हैं, जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। बाइकस्पिड का मतलब होता है 2 वॉल्व, ठीक है? यहां पर एक होता है इस तरीके से अयोटिक वॉल्व, कल मैंने आपको पढ़ाया था, इतनी क्लास आपको याद होनी चाहिए थी। और इस वाले चैम्बर में, कौन सा चैम्बर है ये? राइट वेंट्रिकल। इसमें इस तरीके से आधे चांद के जैसा कपाट होता है, जिसको हम सेमी लूनार वॉल्व या अर्धचंद्र कपाट भी कहते हैं। बस इतनी क्लास आपको याद है तो आज की क्लास आपको बहुत आसान हो जाएगी आगे पढ़ना। इस चीज को अब यहां छोड़ दो। और अब 2 बातें मेरी बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ना बच्चा, हमारे बॉडी में जो ब्लड, हमारा खून होता है, ऑन एन एवरेज हमारे बॉडी में 4 से 5 लीटर खून है। अब आप कहोगे किसी में 4.5 है, किसी में 5 है, ये सब की बातें बाद में करेंगे। हम ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं कि हेल्दी पर्सन में 4 से 5 लीटर के बीच में खून होना चाहिए। मतलब इससे कम खून में आप जिंदा नहीं रह पाओगे। ये जो खून है ये हमारे बॉडी में 2 टाइप का होता है। आप सोचोगे मैम खून के भी टाइप होते हैं क्या? टाइप का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में 2 तरीके से खून फ्लो करता है हमारी ब्लड वेसल्स में। एक ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, ये इंक्रीज का सिंबल है। एक ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस ज्यादा है और CO2 गैस कम है। ऑक्सीजन का मैंने एरो लगाया ऊपर और CO2 का लगाया नीचे मैंने। इसका मतलब ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है और CO2 कम है, बहुत ही कम, ना के बराबर।
तो ऐसे खून को हम नाम देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस खून को हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीजनेटेड, जो ऑक्सीजन से युक्त है, इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इसको नाम क्या दे दिया हमने? हिंदी में लिखोगे ऑक्सीजन युक्त रुधिर, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो। या आप आम भाषा में याद करने के लिए इसको याद कर सकते हैं कि ऐसे ब्लड को हम प्योर ब्लड कहते हैं, शुद्ध रुधिर कहते हैं। शुद्ध, प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध। ठीक है, तो मैंने कहा एक ऐसा हमारे बॉडी में ऐसा ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अदर गैसेस लाइक CO2 वगैरह कम है, तो उस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड या उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्योर ब्लड कहते हैं। और दूसरा ब्लड आता है जिसमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है और जिसमें ऑक्सीजन गैस कम है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, इसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हिंदी में लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर। हिंदी मीडियम बच्चे लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, CO2 युक्त रुधिर, CO2 ज्यादा है। और आम भाषा में या याद रखने के लिए आप इसे याद कर लो कि ऐसे ब्लड को हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं। ये इम्प्योर है। अब इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि ये खराब हो गया है, ये अशुद्ध रक्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खराब हो गया। अगर खराब होता तो हमारे बॉडी में क्यों रहता, है ना। अभी फिलहाल इतनी जानकारी रखिए आप कि हमारे बॉडी में हमारी जो ये नसें है ना सारी, इनमें दो टाइप का ब्लड फ्लो करता है। एक ऐसा जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है उसको हम प्योर ब्लड कहते हैं, एक ऐसा जिसके अंदर CO2 ज्यादा है उसको हम इम्प्योर कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपसे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है उसको आइए यहां पर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे हार्ट के कौन कौन से चैम्बर में प्योर ब्लड रहता है और कौन कौन से चैम्बर में इम्प्योर ब्लड रहता है। क्वेश्चन आपसे ये है, तो याद रखिएगा इस चीज को कि हमारे हार्ट की राइट डायरेक्शन में हमेशा इम्प्योर होता है। इम्प्योर का मतलब यहां से जो खून गुजर रहा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा। और हमारे हार्ट की लेफ्ट वाले डायरेक्शन में हमेशा प्योर ब्लड, प्योर का मतलब है जहां से ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वाला खून गुजर रहा है। 4 क्वेश्चन हो गए आपके, पता है कैसे आएगा क्वेश्चन? 4 नहीं, एक्चुअली 8 क्वेश्चन हो गए हैं। मैं 8 के 8 क्वेश्चन आपको बताती हूँ कैसे एग्जाम में आएंगे। एग्जाम में आता है राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड रहता है, प्योर या इम्प्योर? आप बताओ कैसा। राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड रहता है, प्योर या इम्प्योर? फिर आपसे पूछेगा लेफ्ट ऑरिकल में कैसा ब्लड रहता है, प्योर या इम्प्योर? लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड रहता है, प्योर या इम्प्योर? अब देखो अगले क्वेश्चन कैसे आएंगे। अगले क्वेश्चन आता है कि जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है उससे कैसा खून गुजरता है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व किस साइड है? राइट साइड है, और राइट में हमेशा कैसा रहता है? इम्प्योर। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व से हमेशा इम्प्योर ब्लड गुजरता है, अशुद्ध रुधिर गुजरता है। ठीक ऐसे ही ये जो सेमिलुनार वॉल्व है ये भी तो राइट डायरेक्शन में है, तो जब राइट डायरेक्शन में है तो इसमें भी कैसा ब्लड रहेगा? इसमें भी इम्प्योर ब्लड रहता है, इसमें भी अशुद्ध रक्त रहता है। 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन आता है कि जो बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रियल वॉल्व है, जो द्विपर्दी का पार्ट होता है, उससे कैसा ब्लड जाता है? वो लेफ्ट डायरेक्शन में है तो कैसा? ऑक्सीजन वाला। और आयोटिक वॉल्व जो होता है जिसको आयोटिक का पार्ट कहते हैं, उससे कैसा ब्लड? तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में है तो कैसा ब्लड हो गया? ऑक्सीजन वाला। अब बताओ इतनी बात समझ में आ गई? 8 क्वेश्चन समझ में आ गए? 8 क्वेश्चन समझ में आ गए ना? कैसे कैसे बताए? सिर्फ इतना याद रखो, राइट डायरेक्शन में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है आपके हार्ट में और लेफ्ट डायरेक्शन में हमेशा प्योर रहता है, तो आप 8 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। प्योर का मतलब ये है, इम्प्योर का मतलब ये है। इतनी बात मुझे लगता है सबको समझ में आ गई। अगर आ गई तो अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट पे आपको याद रखना है, एक हेडिंग देनी है छोटी सी, ब्लड वेसल्स। हमने बोला था ना आपको कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम का ही हिस्सा होती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में ही हमें इनको पढ़ना होता है। तो ब्लड वेसल्स जिनको हिंदी में बोलते हैं रक्त वाहिकाएं, तो अगला जो पार्ट है वो ब्लड वेसल्स का पार्ट है, ये हमें पढ़ना है। अब सबसे पहले ब्लड वेसल्स क्या होती है? बहुत ही, ब्लड का मतलब खून, वेसल्स का मतलब इस तरीके से जो पतली पतली डक्ट्स हैं हमारे बॉडी में, जो जिनको हम आम भाषा में नसें बोलते हैं, है ना। बोलते हैं ना कि फलाना इंसान की नसों में किसका खून दौड़ रहा है, बोलते हैं ना ऐसे
ठीक है, तो हमारी बॉडी में ऐसी पतली पतली पाइप जिनके अंदर खून फ्लो करता है, और ये पतली पतली पाइप खून किसके पास लेके आती है, ये हार्ट तक खून लेके आती है, और फिर हार्ट से ही खून को वापस आपके बॉडी ऑर्गन्स के बीच में ऐसे लेके जाएंगी। कुछ ऐसी पतली पतली पाइप्स होती हैं जो हार्ट तक खून लेके आती हैं, कुछ होती हैं जो हार्ट से खून को लेके जाती हैं। अब आता कहां पर है, बॉडी ऑर्गन से। हमारे शरीर में जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं, आपके किडनी हो गए, फेफड़े हो गए, ब्रेन हो गया, इन सब से खून आता है हमारे हार्ट के पास। क्यों आता है सब समझ में आएगा। हार्ट के पास आता है, किसके थ्रू आएगा, इन डक्ट्स के थ्रू, इन डक्ट्स के थ्रू। फिर हार्ट क्या करता है, उस ब्लड को प्योर होने के लिए फेफड़ों के पास भेजता है, फेफड़ों से प्योर होके वापस हार्ट के पास आता है, और हार्ट फिर अपने से ये बाहर दे देता है अपना ये खून, किसको, अगेन इन ब्लड वेसल्स को। इतना झमेले मत समझो, आप सरल सी भाषा में समझो कि हमारे बॉडी में ये पतली पतली पाइप्स हैं जो हमारे हार्ट तक खून लेकर भी आती हैं और हमारे हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स के बीच में खून पहुंचाती भी है। इन्हीं पतले पतले पाइप को, इन्हीं वेसल्स को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। भाई नाम से ही क्लियर है, जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती है उनको ब्लड वेसल्स कहते हैं, रक्त वाहिकाएं कहते हैं, बहुत आसान है। तो ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में पतली पतली पाइप्स हैं जो ब्लड को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में या हमारे हार्ट तक लाती भी है और हार्ट से लेकर भी जाती हैं। ऐसे इन पतले पतले पाइप्स को हम ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये 3 टाइप की होती हैं। हमारे बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, आपको ये पढ़ना है। अगर इनके टाइप्स पूछ लेना कि कितने टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, तो आपको याद रखना है ये रक्त वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी, नंबर 1 पे आती है आर्टरीज। देखो अगर एक सिंगल लिख रहे हो तो आर्टरी लिखना, ज्यादा लिख रहे हो तो आर्टरीज लिखना, धमनियां लिखना। ठीक है, हिंदी में एक लिख रहे हो तो धमनी, ज्यादा लिख रहे हो तो धमनियां हो गया। दूसरी आती है 2 नंबर पे जो आती है उनको बोलते हैं वेन्स, सिराएं, वेन्स, है ना। 2 नंबर पे कौन सी आती है, वेन्स। और 3 नंबर पे जो आती है वो आती है कैपिलरीज। कैपिलरी एक लिख रहे हो तो कैपिलरी लिखो, और ज्यादा लिख रहे हो, प्लूरल बना रहे हो तो कैपिलरीज हो जाएंगे। हिंदी में केशिका बोलते हैं, कोशिका मत कर देना हिंदी मीडियम वाले बच्चों। तो हमारे बॉडी में ये जो आपको हाथ पांव पे आपकी नसें दिख रही है ना बच्चा, ये नसें 3 टाइप की होती हैं। आपको एक जैसी लगती होंगी ये, लेकिन ये 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी का मतलब होता है धमनी, वेन का मतलब होता है शिरा, और कैपिलरी का मतलब होता है केशिका। अब इन तीनों में डिफरेंस तो होगा ही, 3 टाइप की है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो बनता होगा। तो आइए क्या डिफरेंस है। आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। आर्टरीज में ब्लड रहेगा वो कैसा रहेगा, वो प्योर ब्लड रहेगा। और प्योर का मतलब आप तो समझ गए होंगे आप, कैसा, शुद्ध रक्त। और शुद्ध का मतलब है आर्टरीज में ऐसा ब्लड रहता है जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस क्या होती है, ज्यादा होती है। जो आर्टरीज है आपके बॉडी में उनमें सिर्फ और सिर्फ प्योर ब्लड रहता है। दूसरा आता है वेन्स। जो वेन्स होती है उनमें इम्प्योर ब्लड रहता है। खांसी तो ठीक ही नहीं हो रही है, इम्प्योर ब्लड रहता है। और इम्प्योर का मतलब क्या हो गया, अशुद्ध रक्त, या मैं क्या बोल दूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसके अंदर कौन सी गैस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इस ब्लड में CO2 ज्यादा पाया जाता है। बात समझ में आ गई ना। आर्टरीज में प्योर ब्लड रहता है, वेन्स में इम्प्योर ब्लड रहता है। प्योर का मतलब हो गया ऑक्सीजन ज्यादा वाला ब्लड, इम्प्योर का मतलब हो गया CO2 ज्यादा वाला। अब बात करते हैं कैपिलरीज। देखो कैपिलरीज ओहो एक मिनट। कैपिलरीज क्या करती हैं, सुनिए। एक आर्टरी को इस तरीके से, एक आर्टरी को एक वेन से जोड़ने का काम करती हैं। देखो मान लो ये वेन है, ये आर्टरी है, ये धमनी है, ये सिरा है। तो इन दोनों को आपस में ये जो जोड़ने वाली जो पाइप है ना, इस पाइप को हम कैपिलरी कहते हैं। अब कैपिलरीज में कैसा ब्लड होगा,
आर्टरीज में प्योर है और वेन्स में इम्प्योर है, तो दोनों का मिक्स्ड ब्लड, इन दोनों का मिक्स्ड ब्लड आ जाएगा किसमें? कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज में ब्लड होता है मिक्स्ड, लिख दीजिए मिश्रित रक्त या घुला हुआ खून। और किसका घुला हुआ? ऑक्सीजन और CO2 मिला हुआ खून। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई कि आर्टरीज में कैसा ब्लड होगा, वेन्स में कैसा ब्लड होगा, कैपिलरीज में कैसा ब्लड होगा। हजारों लाखों में ये आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होती है हमारे बॉडी में। यहां मैंने कहा ना, खून तो आपको कहीं भी चोट लगती है खून निकलता है, और चोट लगती है तो क्या होता है? ये नसें फटती हैं, मतलब कि ये आपकी वेसल्स फटती हैं। तो जहां जहां खून है वहां वहां ब्लड वेसल्स है, जहां जहां ब्लड वेसल्स है वहां वहां खून है। तो ये हजारों लाखों में आपके बॉडी में आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होती हैं। बस डिफरेंस ये है कि आर्टरीज हमेशा ऐसे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती रहती हैं जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, वेन्स CO2 ज्यादा वाला, कैपिलरीज तो दोनों का मिक्स कर देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? आगे चले। चलो मैम, जब इतनी सारी आर्टरीज हैं तो कोई बड़ी आर्टरी भी होगी? बिल्कुल होगी। तो लिखिएगा लार्जेस्ट आर्टरी। हमारी बॉडी में बहुत सारी आर्टरी हैं, उसमें से एक आर्टरी सबसे बड़ी होती है जिसका नाम होता है महाधमनी, बोलते हैं इसको हिंदी में, और इसका नाम होता है ओटा। स्पेलिंग होती है AORTA। इसको ओटा या आयोटा प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के समय R को साइलेंट कर देते हैं, आयोटा या ओटा। इतनी सारी बड़ी बड़ी आर्टरीज है, उसमें से सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है उसका नाम होता है आयोटा। अब क्वेश्चन क्या आता है, मैम ये आयोटा कहां होती है? चलिए फिर लास्ट स्लाइड निकालते हैं। ये आपका हार्ट, इस तरीके से आपका मेरा सबका हार्ट है। ठीक है, ये कौन सा चैम्बर है ये बताओ। अपना इसको यहां रखते हैं अपन, और इन सारी चीजों को अपन हटा देते हैं। इन चीजों को हटा देंगे तो यहां लिखने में आसानी हो जाएगी। चलो, तो सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होगी? अयोटा। अब बात ये है कि ये अयोटा हमारे हार्ट में कहां कनेक्टेड होती है? तो ये कौन सा चैम्बर है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां से ये जो सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है ना, देखो आपको उसमें देखोगे ना, मैं अभी आपको 3D इमेज दिखाऊंगी, तो उसमें ऐसे ऊपर से निकाल रखी है यहां से अयोटा। चलो दिखाई देती हूँ, आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ, लेकिन मैं आपको आसान बनाने के लिए आपको ये चीज इस तरीके से बता रही हूँ। ये देखा कहाँ चला गया ये वाला फोटो? देखो ये निकाल रखा अयोटा, दिख रहा है ना, अयोटा लिख रखा कि ये लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है बच्चा, ये नीचे से आ रही है इसी चैम्बर से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये आप ध्यान से देख रहे हो, देखो ये ऐसे निकल रही है, ऐसे, ये रही ऐसे। और हमने ना, आप इतना कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैंने आसान बनाने के लिए यहां से निकाल दिया। तो ये कौन सा चैम्बर है? ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे बड़ी धमनी निकलती है, और सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या हो गया? ओटा। लिख दो इसको, ओटा या अयोटा यहां से निकल गई। तो बच्चों अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो कौन से चैम्बर से कनेक्टेड होती है? तो क्या लिख दो मैं? अयोटा किस चैम्बर से कनेक्टेड है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। किससे बच्चा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल से। हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में लिखोगे ये बायां नीले से निकलती है, या बाएं नीले से लगी हुई होती है, या जुड़ी हुई होती है। बात समझ में आ गई होगी आप सबको। अब बात करते हैं दूसरा ये है कि दूसरी बात ये आती है बच्चा कि जो वेन्स होती हैं, ऐसे ही वेन्स बहुत सारी होती हैं, तो बहुत सारी में जो सबसे बड़ी वेन होती है जिसको हम बोलेंगे लार्जेस्ट वेन, उसका नाम क्या है? लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है? हिंदी में लिखोगे महाशिरा। महा का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो महाशिरा कौन सी बड़ी है? तो आपको नाम याद रखना है। आज ये बोर्ड ना अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो सबसे बड़ी वेन होती है उसका नाम होता है वेना केवा। वेना केवा, हिंदी में लिखोगे वेना कावा, इस तरीके से वेना कावा। ठीक है बच्चों, ये सबसे बड़ी वेन है। नाम थोड़े अटपटे लेकिन याद तो करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? अब वेना कावा ना दो होती है। कौन कौन सी? जरा लिखिए। एक होती है सुपीरियर वेना कावा,
मैं तेरे से सुपीरियर हूं, मैं तेरे से ऊपर हूं। आपने सुना होगा लोग सेंटेंस यूज करते हैं, वो मैं तेरे से सुपीरियर हूं, सुपीरियर का मतलब मैं तेरे से ऊपर हूं। दूसरी होती है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, तुम मेरे से इंफीरियर हो, मतलब तुम मेरे से नीचे हो, पढ़ाई में तुम मेरे से इंफीरियर हो। बोले होंगे, बोलते होंगे ना इस तरीके से, अगर आपने सुना हो तो। बात समझ में आ गई। सबसे बड़ी वेन वेना कावा होती है, और वेना कावा दो होती है, एक होती है सुपीरियर वेना कावा, एक होती है इंफीरियर वेना कावा। इन दोनों में बड़ी कौन सी है? तो कभी कभी ना एग्जाम में आता सबसे बड़ी वेन कौन सी है, तो ये आ जाता है ऑप्शन में कि कौन सी बड़ी वेन है, तो वहां पर वेना कावा नहीं, वहां पर इंफीरियर वेना कावा आंसर होगा। इन दोनों में बड़ा इंफीरियर वेना कावा होता है। अब बात ये आती है मैम, ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा हमारे हार्ट के किस चैम्बर से जुड़ी हुई होती है? तो आ जाओ जरा पीछे वाली स्लाइड में। हमारे हार्ट के इस चैम्बर से, ये कौन सा चैम्बर है? ये राइट ओरिकल है। एक ऐसे सुपीरियर वेना कावा और एक लंबा सा बड़ा सा इंफीरियर वेना कावा। जो ऊपर होता है वो कौन सा होता है? वो सुपीरियर होता है। तो हिंदी में इनको आपको नाम याद नहीं करने हैं बच्चा, यही नाम है हिंदी में भी। तो ये सुपीरियर वेना कावा होगी, और जो नीचे वाली है इसको इंफीरियर वेना कावा बोलेंगे, इंफीरियर वेना कावा। अब मुझे फटाक से कमेंट करके बता दो कौन से चैम्बर से कनेक्टेड है? ये इस ऊपर वाले चैम्बर से, सिर्फ इसी से, इसी से। और ये कौन सा चैम्बर है? ये राइट वेंट्रिकल है। तो लिख दे कि सुपीरियर या इंफीरियर वेना कावा या लार्जेस्ट वेन, ये दोनों कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई होती है? ये राइट ओरिकल से जुड़ी हुई होती है। और राइट साइड में है तो बड़ी कॉमन सी बात है कि इनमें कैसा ब्लड होगा? इनमें मैम आपने बताया है कि राइट साइड में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, तो इनमें भी कैसा ब्लड होगा? इम्प्योर ब्लड होगा। समझ गए मेरी बात? हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चले। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इतनी बात में? ऐसे होना नहीं चाहिए, मैं फटाक से रिवाइज करवा देती हूँ। हम पढ़ रहे हैं ब्लड वेसल्स, कि हमारे बॉडी में पतली पतली पाइप्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड घूमता रहता है 24 घंटे 7 दिन। ठीक है बच्चों, ये पाइप 3 टाइप से होती है। एक ऐसी पाइप्स होती है, एक ऐसी डक्ट्स होती है, एक ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ज्यादा वाला ब्लड रहता है, उनको हम आर्टरीज के नाम से जानते हैं। और ये बहुत सारी आर्टरीज होती है, जिसमें से एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है, उसका नाम आयोटा होता है। और ये आयोटा हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, हमारे हार्ट के बाएं नीले से निकलती है। दूसरा, हमारे बॉडी में एक दूसरे टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें CO2 ज्यादा वाला ब्लड रहता है। और CO2 ज्यादा वाला ब्लड रहता है तो इनको हम वेन्स के नाम से, इनको हम सिराओं के नाम से जानते हैं। और इनमें सबसे बड़ी वेन जो होती है उसका नाम वेना कावा होता है। लेकिन 2 वेना कावा होती है, एक सुपीरियर वेना कावा, एक इंफीरियर वेना कावा। और ये हमारे हार्ट के राइट ओरिकल से कनेक्टेड होती है दोनों। ये दाएं आलिन से जुड़ी हुई होती है। और इन दोनों में बड़ा कौन सा है? तो सुपीरियर हमेशा ऊपर होता है, इंफीरियर हमेशा नीचे है। तो जो नीचे है वो बड़ी होती है, इसका मतलब इंफीरियर वेना कावा बड़ी होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके यहां से अगले जो एग्जाम में आते हैं बच्चा। मैंने कहा आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, लेकिन बच्चा एक आर्टरी एक्सेप्शन है, एक आर्टरी अपवाद है। हमारे बॉडी में एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। और एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है कि इन विच आर्टरी ऑलवेज फ्लो इम्प्योर ब्लड। अगर आपसे पूछ लिया ना हमारे शरीर की ऐसी धमनी का नाम बताओ जिसमें इम्प्योर ब्लड रहता है। इम्प्योर का मतलब है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि जिसमें CO2 ज्यादा वाला ब्लड फ्लो करता रहता है। और उस आर्टरी का नाम होता है पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी, पल्मनो शब्द का मतलब बायो में फेफड़ा होता है, लंग्स होता है। जैसे कल हमने पढ़ा कि कार्डियक शब्द का मीनिंग हार्ट होता है, ठीक वैसे ही पल्मनो शब्द, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे ना, उस हॉस्पिटल पर लिखा हुआ होगा पल्मनरी हॉस्पिटल, तो इसका मतलब ये फेफड़ों का अस्पताल है। जिन लोगों को फेफड़ों में कैंसर हो जाता है, TB हो जाता है, वो लोग पल्मनरी हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं। तो पल्मनो शब्द का मतलब हमेशा फेफड़ा होता है। तो पल्मनरी आर्टरी, इसको हिंदी में लिखते हैं, फेफड़े को हिंदी में ना फुफ्फुस बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी।
फुफ्फुसीय धमनी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें हमारे बॉडी में इम्प्योर ब्लड रहता है। क्यों रहता है सब समझ में आएगा आपको। अब आपको एक पॉइंट तो समझ में आ गया हो ना हो मैम, ये आर्टरी पल्मनो मतलब लंग्स, लंग्स से कनेक्टेड है। ये एक तरफ तो अपने फेफड़ों से जुड़ी हुई होती है। बिल्कुल सही सुना आपने। अब बात ये आती है हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर से जुड़ी होगी। बच्चों बताओ इसमें कैसा ब्लड है, इसमें इम्प्योर है। इम्प्योर किस डायरेक्शन में रहता है हार्ट की, राइट वाले डायरेक्शन में। तो ये हमारे हार्ट के इस चैम्बर से निकलती है ऐसे। ये कौन सा चैम्बर है बताओ, ये कौन सा चैम्बर है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो इसमें लिख दो बच्चों कि ये पल्मोनरी आर्टरी हमारे हार्ट के किस चैम्बर से निकलती है, ये राइट वेंट्रिकल से निकलती है। भाई जिसमें इम्प्योर होगा तो वो राइट से तो निकलेगा हमेशा, क्योंकि राइट डायरेक्शन में क्या होता है, इम्प्योर होता है। तो हमारी बॉडी में पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर बाकी ऐसी कोई आर्टरी नहीं है जिसमें इम्प्योर ब्लड रह सकता है। सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड रहता है। अब आ जाओ दूसरा, मैंने कहा वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, लेकिन एक वेन ऐसी है जिसमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है। और प्योर का मतलब है शुद्ध, शुद्ध रक्त रहता है। एक ऐसी वेन है जिसमें हमेशा प्योर रहता है, और प्योर का मतलब हो गया जिसमें ऑक्सीजन गैस वाला ब्लड ज्यादा है। और उस वेन का नाम होता है पल्मोनरी वेन। उस वेन का नाम होता है पल्मोनरी वेन, लिख दो। और हिंदी में क्या हो जाएगा, फुफ्फुसीय सीरा। हिंदी में हो जाएगा फुफ्फुसीय सीरा। और अब बात ये आती है ये हमारे हार्ट के किस चैम्बर से कनेक्टेड होती है। बताओ इसमें कैसा ब्लड है, प्योर है या इम्प्योर, प्योर है ना। तो प्योर किस डायरेक्शन में होती है, लेफ्ट डायरेक्शन में होती है। अब प्योर लेफ्ट में है तो ये इस चैम्बर से कनेक्टेड होती है। और ये कौन सा चैम्बर है, ये लेफ्ट ओरिकल। तो लेफ्ट ओरिकल से एक ऐसी वेन निकलती है जिसमें हमेशा और हमेशा प्योर ब्लड रहता है। तो लिखो इट इज कनेक्टेड विद लेफ्ट ओरिकल। यह बाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती है। कौन से आलिंद से, बाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, नहीं आई तो चलो वापस समझाते हैं आपको। डायग्राम बनाते हैं, सब समझ में आ जाएगा 5 मिनट में। देखो आपके हार्ट की स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं आपको। समझ में आ गई, जो चीज पढ़ी है उसी चीज को मैं इस पेज पे कुछ आपको याद दिलवाने की कोशिश करती हूँ। जल्दी से मेरे साथ ऐसे बनाओ कि मैम ये ह्यूमन हार्ट अब फटाक फटाक याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है। ये सेप्टम, ये 4 चैम्बर, यहां पर 2 वॉल्व, इसको बाइकस्पिड बोलेंगे, बी से दिखा दो। यहाँ पे 3 वॉल्व, ट्राइकस्पिड, टी से दिखा दो। यहाँ पर एक आधे चांद के जैसा वॉल्व, और यहाँ पर आयोटिक वॉल्व। इस तरीके से ये 4 वॉल्व हो गए। ये चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट ओरिकल। ये चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चैम्बर कौन सा है, राइट ओरिकल। ये चैम्बर कौन सा है, राइट वेंट्रिकल। इतनी बात याद हो गई। अब याद करो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि आयोटिक वॉल्व से ये कौन निकल रहा है, ये सबसे बड़ी आर्टरी। और सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या बताया था, सबसे बड़ी आर्टरी का नाम होता है आयोटा। तो यहां से क्या निकल गई, सबसे बड़ी धमनी आयोटा। और यहां से एक ऐसी वेन निकलती है जिस वेन में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, और उस वेन का नाम होता है पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सिरा। और राइट ओरिकल से 2 वेना कावा कनेक्टेड होती है। ऊपर वाली वेना कावा का नाम हम क्या रख सकते हैं, ऊपर वाली को हम सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा। नीचे वाली थोड़ी ज्यादा बड़ी बना देना क्योंकि ये बड़ी होती है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। बात समझ में आ गई, ठीक है मैम। और इस चैम्बर से, ये चैम्बर कौन सा हो गया, राइट वेंट्रिकल से, इस चैम्बर से एक ऐसी आर्टरी निकलती है जिस आर्टरी में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, और इस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये लो भाई, अब याद नहीं हो रहा है तो इससे आसान भाषा में मैं नहीं समझा सकती। बताओ समझ में आया, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के।
ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है सीधे। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड रहता है, पल्मोनरी आर्टरी में कहां से कनेक्टेड होती है, किस चैम्बर से निकलती है, सारे क्वेश्चन है एग्जाम के। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलूं फिर मैं? चलो आ गई होगी। चलो भाई, तो अब आते हैं वापस इस पेज पे। मैंने कहा आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, और तीसरी कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज आगे पढ़ाएंगे किडनी वाले चैप्टर में, भी काम नहीं आएंगी। बात समझ में आ गई? अब सुनो, इधर मैंने आर्टरी लिखा, इधर मैंने वेन लिखा। जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज, इनमें हमेशा ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहता है। इनमें ब्लड प्रेशर हाई रहता है। किसके मुकाबले में? किसके मुकाबले में? वेन के मुकाबले में। ब्लड प्रेशर, रक्त का दबाव ज्यादा रहता है। रक्त का दबाव या रक्त का दाब हमेशा उच्च रहता है, ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आर्टरीज की जो ये दीवारें होती है ना, ये दीवारें इस तरीके से, एक आर्टरी है, इसकी ये दीवार है, ये दीवारें मोटी होती है, ये थिक होती है। और जब थिक है ज्यादा, तो यहां से खून आ रहा है, बेचारे को सरफेस एरिया कम मिल रहा है, तो ये ज्यादा प्रेशर से गुजरता है यहां से, ताकि आसानी से पहुंच जाए अपने डेस्टिनेशन तक। तो इसकी दीवारें हमेशा थिक होती है। थिक का मतलब होता है मोटी होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस टाइप के ब्लड वेसल्स की दीवारें मोटी होती हैं, तो आप कहेंगे आर्टरीज। आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं और इसमें ब्लड का प्रेशर हमेशा हाई रहता है, ठीक है। और दूसरा, जो वेन्स होती है ना, इसमें ब्लड का प्रेशर हमेशा थोड़ा सा लो रहता है, इसके मुकाबले में लो। किसके कंपैरिजन में? आप बोलेंगे कि आर्टरीज के कंपैरिजन में ब्लड का प्रेशर लो रहता है। और इसकी दीवारें जो होती हैं ये थिन होती हैं। इसकी दीवारें थिन होती है। थिन का मतलब पतली होती है, पतली होती है वेन्स के दीवारें। ये सारा कॉन्सेप्ट ना आगे चलकर काम आएगा, सारा एक साथ जब जोड़ेंगे ना। कल की क्लास में देखना तुम, अगर आज की क्लास समझ नहीं आ रही तो कल की तो भूल जाओ कि तुम लोगों को समझ में आएगी कुछ। लेकिन अगर आज की समझ में आ गई तो कल वाली क्लास बहुत आसानी से पढ़ डालोगे। नेक्स्ट, आर्टरीज में जो ब्लड रहता है वो बच्चा कैसा है? ऑक्सीजन वाला। जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है वो आर्टरी में रहता है। और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वो हमेशा रेड कलर का होता है। वो प्योर रेड कलर का, लाल रंग का खून बहता है इन आर्टरीज में। जो वेन्स होती हैं उसमें CO2 ज्यादा वाला ब्लड रहता है। और CO2 ज्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीजन कम है। तो वेन्स का कलर या तो डार्क ब्लू कलर की दिखेंगी ये, या आपको इसके अंदर जो खून होगा वो ग्रीन कलर का। और अगर बहुत ज्यादा CO2 हो गया ना तो भाई ब्लैक कलर का खून पड़ जाएगा। कैसे मैम? अभी बताऊंगी, 2 एग्जाम्पल, तुरंत समझ जाओगे। आपने कभी डेड बॉडी देखी है? भगवान ना करे आपको देखनी पड़े, लेकिन डेड बॉडी का मतलब कोई इंसान का शरीर मर गया, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, इसका मतलब उसके बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल खत्म हो गया। इसीलिए उस इंसान की बॉडी कैसी पड़ जाती है? नीली पड़ जाती है। डेड बॉडी को जितना देर तक रखते हैं उतनी देर तक वो नीली पड़ जाती है। नाखून नीले हो जाएंगे एकदम, और ऐसे 2-4 दिन तक डेड बॉडी को दबा के रख लिया तो बच्चा नाखून काले पड़ जाते हैं, होठ नीले काले पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उस डेड बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन तो है नहीं। और जब है नहीं तो उसके बॉडी में जो खून है वो किस कलर का? वो नीले रंग का, फिर हल्का सा ग्रीन सा होएगा, और फिर बहुत दिनों तक डेड बॉडी पड़ी रही, ठीक है, तो वो काले कलर की हो जाती है। और कभी कभी आपने देखा होगा हमें चोट लगती है तो नील पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां की ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है और वहां पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है, इसलिए आपको नीला चकत्ता पड़ जाता है। फिर वो थोड़े दिनों के बाद काला सा पड़ने लग जाता है, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर वो हील कर जाता है, ठीक हो जाता है। देखा होगा ना आपने डेली लाइफ में, है ना? ऐसा देखा होगा ना आपने। बात समझ में आ गई मेरी? और जो आर्टरीज होती हैं उस पे प्योर ब्लड रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। बात समझ में आ गई? चल अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट ये आता है बच्चों, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम हमारे बॉडी में जो ब्लू ब्लड है तो फिर वो कैसे रेड में कन्वर्ट हो जाता है? इम्प्योर है ना, प्योर हो जाता है। इम्प्योर है, ऑक्सीजन घुल जाएगा तो प्योर हो जाएगा, लाल दिख जाएगा, है ना?
ऐसे घूमता रहता है ब्लड तो 24 घंटे 7 दिन हार्ट से होता हुआ। तो हार्ट क्या करेगा, उसमें ऑक्सीजन डाल के आपके बॉडी से बाहर वापस निकाल देगा, आपके हार्ट से बाहर निकाल देगा ऑर्गन्स के बीच में। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में 2 टाइप का खून होता है। लेकिन जब भगवान ने हमें खून दिया है ना, तो हम लोगों में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया है, हम सबका खून एक जैसा है। आप मेरा, आपका, किसी और का 10 लोगों का खून अगर निकाल के रख दोगे ना, देखोगे, आप में से कोई पूछेगा इसमें से काजल मैम का खून कौन सा है, तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि हम सबका खून एक जैसा होता है। भगवान ने जब हमें बनाया तो हम लोगों में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, हम सबका खून एक जैसा है। हमारे खून के कलर को देखकर आप बता नहीं सकते कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, पंजाबी है, ठीक है। हम सबको भगवान ने एक जैसा बनाया। वो बात अलग है कि हम इंसान पता नहीं क्या क्या सोच बना बना के बोलने लग गए यहाँ पर कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये फलाना है, ढिमका, ये हम सब लोगों की दी हुई चीजें हैं, हम लोगों ने क्रिएट की ये चीजें। भगवान ने बस बहुत अच्छे से हम लोगों को एक जैसा खून दे के भेजा है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि हमारे बॉडी में 2 टाइप का ब्लड होता है, प्योर, इम्प्योर। प्योर रहता है आर्टरीज में, इम्प्योर रहता है वेन्स में। ये सारी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब इतनी बात जब समझ में आ गई, अभी तक हमने पढ़ लिया हार्ट में 4 चैम्बर है, 4 वॉल्व है, ब्लड वेसल्स होती हैं 3 टाइप की, आर्टरीज, हमारे आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है, वेन्स में हमेशा इम्प्योर वाला रहता है, लेकिन एक आर्टरी में इम्प्योर भी रहता है, एक वेन में प्योर भी रहता है। इन सारी चीजों को पढ़ लिया, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब आपकी हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी ब्लड सर्कुलेशन, या इसको ऑब्लिक लगा के बोलिए कार्डियक सर्कुलेशन। कार्डियक सर्कुलेशन, हृदय का चक्र। आप बोलते हो ना ब्लड पंप करता है, अब पंपिंग का मतलब क्या होता है वो अब समझ में आएगा। अब समझ में आएगा कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो वो मर क्यों जाता है, अगर किसी का हार्ट फेल हो जाता है तो वो मर क्यों जाता है। तो लिखिए रक्त परिसंचरण, किस तरीके से आपके हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन बना देते हैं, हार्ट कैसे पंपिंग ऑर्गन है वो आपको अब इस वीडियो से समझ में आएगा। हृदय चक्र, कैसे हमारा हार्ट काम करता है। हमने बहुत बोल तो दिया हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। भाई पंपिंग ऑर्गन का मतलब क्या है? हाँ, हम सब एक जैसे हैं। मैम नोट कर लेने दीजिए, नोट तो आप कर सकते हो। मोहम्मद अकबर कह रहे बेस्ट ऑब्जेक्टिव बुक फॉर बायोलॉजी। मेरी खुद की बुक है डीएनए ऑफ साइंस, मेरी खुद की किताब है डीएनए ऑफ साइंस, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साथ में ईवीएस, साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब मैंने ऑब्जेक्टिव बुक में बना के डाल रखा है। लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में अभी नहीं आई है। मैम डाइजेस्टिव सिस्टम कब स्टार्ट होगा? जब ये खत्म कर देंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे। अभी ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, पहले ये तो पढ़ाने दो। मेरी किताब का नाम है डीएनए ऑफ साइंस, मार्केट से आपको मिल जाएगी, आप मार्केट में जाएंगे तो। और इसके साथ बाकी आप ना टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं सारी इंफॉर्मेशन देती हूँ। मेरा टेलीग्राम ना साइंस बाय काजल मैम इसी नाम से है ना, मैं एक बार चेक कर लूँ और मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि फेक भी बन रखे हैं 2-4 ना। इसको ज्वाइन कर लेना आप लोग, टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन करते ही होंगे ना। मैं आपको दिखा दूं एक बार, साइंस बाय काजल सिहाग, ठीक है, इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें ऑलरेडी कितने मेंबर हैं? 73,000 के लमसम। ये फोटो लगी होगी मेरी ना, इसके साथ ये गोल्डन बटन होता है ना, ये जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने पे गोल्डन बटन मिलता है, इस बटन के साथ मेरी फोटो लगी होगी, इसको आप ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगी, बुक कैसे लेनी है, हिंदी मीडियम वाली कब आएगी, सारी बातें मैं आपको बता दूंगी। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, और बाकी मुझे मैसेज भी कर सकते हो, और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आप नहीं, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको कोई क्वेरी हो, कोई एग्जाम का सिलेबस जानना है या कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, सब मेरे से आप पूछ सकते हो यहाँ पर, ठीक है बच्चों। चलो ये होगी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की बात, आप चलाते होंगे तो वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात आती है ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक सर्कुलेशन कैसे होता है। देखो पहले समझो कार्डियक सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, कैसे हमारे हार्ट में ब्लड आया, हार्ट ने उसे कैसे पंप किया, फिर हार्ट ने उसे फेफड़ों के पास भेजा, फेफड़ों ने वापस हार्ट को भेजा, हार्ट ने वापस बॉडी ऑर्गन्स में भेजा। हम बोलते हैं ना, आपने देखा हमारा हार्ट ऐसे सारा दिन ऐसे पंप करता है ब्लड को। तो पंपिंग का मतलब क्या है? वो पंपिंग का मतलब है कार्डियक सर्कुलेशन।
किस तरीके से हार्ट ब्लड को पंप करता है। ये बात सबसे पहले जिन्होंने बताई थी उनका नाम था विलियम हार्वे। ये बात तो हम पढ़ चुके हैं ना शायद। विलियम हार्वे वो महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि किस तरीके से हमारे हार्ट में खून आता है, किस तरीके से हार्ट से खून फेफड़ों के पास जाता है, फेफड़ों से वापस हार्ट में आता है, हार्ट फिर हमारे बॉडी में इसको वापस भेज देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन या रक्त परिसंचरण किसने दिया था? विलियम हार्वे ने। या पूछ ले कार्डियक सर्कुलेशन किसने दिया था? विलियम हार्वे ने। या पूछ ले कार्डियक साइकिल किसने बताई सबसे पहले? विलियम हार्वे ने। इसीलिए हमने विलियम हार्वे को फादर ऑफ एंजियोलॉजी कह दिया कि भाई ये तो एंजियोलॉजी के जनक हैं, इन्होंने सबसे पहले इतनी बड़ी बात बताई, तो इससे बड़ी बात तो कोई बता ही नहीं सकता। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चों ये क्लास ना आज यहीं होल्ड करनी पड़ेगी, कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसको ब्लड सर्कुलेशन को पढ़ाने के लिए 1.25 घंटा चाहिए। कल थोड़ी सी लंबी क्लास होगी तो आप लोग प्रिपेयर करके रहें। अब होगा नहीं, क्लास में 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट में ये चैप्टर होगा नहीं। चैप्टर का मतलब ये वाली हेडिंग कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए इसको हम कल पढ़ेंगे। अब कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछो। वैसे आज के लिए आप लोगों के लिए पहले ही बहुत हो चुका है। अब कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो तो मेरे से पूछो आप आज की क्लास का, बाकी ये सब कल की क्लास में काम आने वाला है आपको। हाँ जी, कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का। अभी होगा नहीं, स्टार्ट करने से 15 मिनट बचे, 15 मिनट में होगा नहीं ना बेटा, इसको पढ़ाने में 1 से 1.25 घंटा लगेगा। चलिए बताइए मैम, मैं इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया है मोहम्मद अकबर, ये कल सब समझ में आएगा आपको, नो डाउट। मैम आप ऐसा पढ़ाते हो डाउट ही नहीं रहता। अच्छा, कमेंट्स 30 सेकंड बाद जाते हैं। आज मैं कमेंट्स वाली प्रॉब्लम भी और डाउनलोड ऑप्शन वाली प्रॉब्लम भी दोनों मैं आज टेक्निकल टीम से डिस्कस करती हूँ कि भाई कैसे सही होंगे ये। ठीक है, सतेंद्र जी का कहना है मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मंजू कुमारी कह रही है मैम आपके पढ़ाने के बाद डाउट बच ही नहीं सकता है। बहुत बढ़िया मैम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगवाओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे लगवा सकते हैं? ये तो सब आपका थ्योरी बैच है, ये कोई प्रैक्टिस बैच नहीं है। मैम मैं भी फॉलो की हूँ, अंशु मिश्रा कह रही है। ओके, मेरा सीडीएस का एग्जाम है 3 सितंबर को। हाँ मैं कोशिश इसीलिए कर रही हूँ दीपक, मेन चैप्टर पहले करवा दूं, है ना, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जिनका वेटेज ज्यादा रहते हैं, उसको मैं पहले करवा दूं। इस प्रोसेस को कितना सेकंड लगता है? सिर्फ 0.8 सेकंड। कल पढ़ाऊंगी अंकिता कुमारी, कल समझ में आएगा। बैच सही चल रहा है, अच्छे से पढ़ाई हो रही है आप लोगों की साइंस की, तो आसपास अपने शेयर भी कर दिया करो बैच के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में। हिंदी का किताब अभी नहीं आया। प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस बुक ले लो, डीएनए ऑफ साइंस, उससे कर लो आप प्रैक्टिस, लेकिन वो हिंदी में नहीं आया है यार। ओके चलिए फिर आज के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच, बाय।